तो क्या आप स्टॉक चार्ट्स को खोलते हैं और आप चार्ट को खोलते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ट को रीड किस तरह से करना है या इस चार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है? या आप किसी भी चार्ट को जब आप खोलते हैं तब आपको आइडिया नहीं लगता है कि प्राइस को किस तरह से रीड करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सिंपल स्टेप्स जिनको आप यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए और किस तरह से आप अपनी चार्ट रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं। इस वाली वीडियो में मैं मेनली प्राइस एक्शन को यूज करने वाला हूं, क्योंकि मैं किसी भी इंडिकेटर्स को यूज नहीं करता हूं प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए। लेकिन एक स्टेप है जहां पर आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और वो वाला स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और अगर आप वीडियो में एंड तक रुकेंगे तो एक 6th स्टेप भी होगा जो कि आपकी प्राइस रीडिंग को बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले आप किसी भी चार्ट को खोलते हैं, मान लीजिए हम यहां पर अदानी पोर्ट्स के चार्ट को खोल लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो चार्ट को बहुत ज्यादा जूम इन करके रीड करते हैं। यानी वो कुछ इस तरह से चार्ट को रीड करेंगे और उससे उन्हें गलत कंक्लूजन्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप चार्ट्स को यहां बहुत ज्यादा क्लोजली रीड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा यहां पे बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, यहां पर देखो रेड कम है ग्रीन ज्यादा है और यानी कि ये स्टॉक जो है बुलिश है। इस तरह की बातें भी बहुत ज्यादा बताई जाती हैं चार्ट रीडिंग के नाम पर। लेकिन आपको सबसे पहली मिस्टेक अवॉइड करनी है, जब भी आप किसी चार्ट को खोलते हैं तो आप थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए और जूम आउट करने के बाद देखिए कि चार्ट किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले आपको चार्ट को जूम आउट करना है और जूम आउट करते ही आता है स्टेप नंबर 1। आपका ध्यान जाना चाहिए ठीक ऊपर, जहां पर आपको पता चलेगा स्टॉक का टाइम फ्रेम। देखिए टाइम फ्रेम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कौन से टाइम फ्रेम में हैं उसके हिसाब से आप स्टॉक के किस तरह के बिहेवियर को देख रहे हैं उसमें फर्क पड़ जाता है। तो मान लीजिए कि जैसे अभी हम 75 मिनट के चार्ट में है। 75 मिनट्स का जो चार्ट होता है वो कंपैरेटिवली मीडियम टर्म होता है। उसी तरह अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम जो है वो आपको कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म की कहानी बताएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो आपको और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म की कहानी बताएगा। जनरली अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में आप निफ्टी 50 के किसी भी चार्ट को देखेंगे तो वो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और उसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो पिछले बहुत समय से ग्रो होते आ रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बना करके दिए हैं, जिसकी वजह से अगर आप कोई से भी स्टॉक को देखेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक को तो आपको वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तब वहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छोटे वाले टाइम फ्रेम में और अगर आप और ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, लेट्स से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो अब आप इंट्रा डे की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए वो होना चाहिए टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बाद जो दूसरी चीज आपको देखनी है, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज, जब आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे आपको यह देखना है, बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है कि जो स्टॉक है वो लेफ्ट टू राइट, क्या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और इस वाले स्टेप में आप मूविंग एवरेज का यूज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक्चुअली में जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है तो मूविंग एवरेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर मैं इस वाले चार्ट को देख रहा हूं, मान लीजिए हम बजाज ऑटो के चार्ट को देख रहे हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो स्टॉक है वो क्लियरली नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है। जब स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा होता है तो उसे आप बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब यह होता है कि अगर इस स्टॉक को आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अगर इस स्टॉक को आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और वहीं अगर हम किसी दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं, मान लीजिए हाँ आप एशियन पेंट्स के स्टॉक को देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट टू राइट जो है स्टॉक ऊपर से नीचे आता हुआ दिखेगा और इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यानी कि अगर आप थोड़ी देर के बाद इस स्टॉक को फिर से देखेंगे कुछ डेज के बाद तो आपको ये स्टॉक और नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जनरली जब स्टॉक किसी एक ट्रेंड को पकड़ लेता है तो फिर वो उस वाले ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए जो सेकंड चीज आपको देखनी होती है वो होती है स्टॉक का ट्रेंड। इसके लिए अगर आप चाहें तो इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो इंडिकेटर सबसे अच्छी तरह से काम करता है यहां पर वो होता है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 9 डे का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, लेकिन मेरे को ये छोटे टाइम फ्रेम वाले मूविंग एवरेजेस पसंद नहीं है। जनरली आप 100 का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड देगा। जो चीज आप मैनुअली देख रहे थे, बेसिकली स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, वही सेम चीज अब आपको इस लाइन की मदद से पता चल गई कि लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है।
जब लाइन ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है यानी कि वहां पर डाउन ट्रेंड है। और अगर आप लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक देखते हैं, देखिए लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, यहां पर डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहां पर जो है आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है ना। अगर आप इस वाले स्टॉक को देखेंगे लेफ्ट टू राइट, आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक नीचे से शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर ऊपर गया, यानी कि यहां पर कोई भी ट्रेंड नहीं है। उस समय पर आपका जो मूविंग एवरेज है वो फ्लैट होने लगेगा या वो ऊपर नीचे की तरफ होने लगेगा और आपको क्लियर सिग्नल नहीं देगा। अगर हम बजाज ऑटो के स्टॉक को देखते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली जो स्टॉक है अप ट्रेंड में है। इस जगह पर स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा था, यहां पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, अब यहां पर जो स्टॉक है वो क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो सेकंड चीज जो आपको पता लगानी है वो ट्रेंड है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आपका ध्यान होना चाहिए हाइज पर और लोज पर, यानी जो मेजर मेजर स्टॉक ने हाइज बनाए हैं और जो लोज बनाए हैं, और इससे बनता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। इन पर आपका ध्यान होना चाहिए जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप इस पूरे के पूरे मूव को देखेंगे तो इस पूरे मूव में आपको एक ये काफी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई दिखेगा, इस जगह पर यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो दिखेगा। उसके बाद जब आप देखेंगे स्टॉक ने एक नया यहां पर स्विंग हाई बनाया है, आपको वो दिखेगा। इस तरह से जब हायर हाइज बन रहे होते हैं, जैसे आप यहां पर देखेंगे यहां पर एक लोअर हाई है, फिर उसके बाद यहां पर हायर हाई है, उसके बाद यहां पर हायर हाई है, इस तरह से लोज भी ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आपका जो ध्यान है वो की एरियाज पर होना चाहिए कि कहां कहां पर मेजर स्विंग्स बन रहे हैं, कहां कहां पर जो स्टॉक है उसने कहां पर अपना हाई बनाया है, कहां पर अपना लो बनाया है। क्योंकि यहां पर जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक हाई बनाया है, उसके बाद स्टॉक ने एक नया हाई बनाया है, स्टॉक ने एक लो बनाया है, लेकिन स्टॉक अपने पिछले लो तक नहीं आया, लेकिन उससे पहले स्टॉक ने एक नया हाई बना दिया है। तो आपको ये वाली सारी की सारी चीजें नोट डाउन करनी होती हैं। इन चीजों पर आपको फोकस करना होता है कि कहां पर हाई बन रहे हैं और कहां पर लो बन रहे हैं। ये वाली चीज चार्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथी चीज जिस पर आपको ध्यान देना होता है वो होते हैं इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स। अब देखिए इस चार्ट में अगर आप थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कैंडल स्टिक्स दिखेंगी। आपका ध्यान दो मेजर तरह की कैंडल स्टिक्स पर जाना चाहिए। सबसे पहली कैंडल स्टिक्स होती हैं जिनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और विक बहुत छोटी होती है, जैसे कि आपको दिख जाएगी इस जगह पर। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो बॉडी बहुत बड़ी है और विक बहुत ज्यादा छोटी है। और इस जगह पर यहां पर भी आप देख सकते हैं बॉडी काफी बड़ी है, विक छोटी है। और इस जगह पर भी आप कह सकते हैं विक थोड़ा सा यहां पर नीचे लंबी है, लेकिन फिर भी जो बड़ी बॉडी वाली और लो विक वाली कैंडल्स होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं इंपल्सिव मूव्स। इंपल्सिव मूव्स का मतलब ये होता है, इंपल्सिव मूव्स आपको ये बताते हैं कि यहां पर बहुत कम समय में काफी बड़ी क्वांटिटी में बाय हुआ है, या इस जगह पर जैसे आप देखेंगे कम समय में काफी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। जहां पर बहुत कम समय में बड़ा तेज मूव आया है उस जगह पर इंपल्सिव कैंडल्स बनती हैं और इन पर आपका ध्यान होना चाहिए। और दूसरी तरह की कैंडल स्टिक्स जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए वो होती हैं बड़ी विक वाली कैंडल स्टिक्स। बड़ी विक वाली कैंडल स्टिक्स जैसे कि यहां पर जिनकी बॉडी जनरली छोटी होगी और विक काफी बड़ी होगी, जैसे कि इस जगह पर। उसके अलावा आपको बड़ी विक वाली कैंडल दिख रही है इस जगह पर। ये वाली जो कैंडल्स होती हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहां पर स्टॉक अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जहां पर विक वाली कैंडल स्टिक्स बनती है वहां पर स्टॉक डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आप जैसे देख सकते हैं इंपल्सिव कैंडल बनी, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, विक बनी, स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब देखिए विक बनेगी तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक हमेशा नीचे ही जाएगा, क्योंकि आपको ऐसी विक भी दिख जाएगी। ये देखिए यहां पर विक बनी, इस विक से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे आ गया। गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्राइस रीडिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ इस विक के बाद स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस थे। अब वो उसके बाद नीचे जाकर के ऊपर गया वो बात अलग है, लेकिन विक जो है वो आपको बताते हैं वो प्रोबेबल एरियाज जहां से स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, बेसिकली स्टॉक जहां पर अपनी करंट डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो चीज आपको विक बताती है। तो आपका फोकस दो तरह की कैंडल स्टिक्स पर होना चाहिए, पहली जिनकी बॉडी बहुत बड़ी है और दूसरी जिनकी विक बहुत बड़ी है। इसके बाद आती है पांचवी चीज जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, वो होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरियाज। तो अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे तो आपको यहां पर
रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले एरियाज उनको थोड़ा सा जूम आउट करके ढूंढना होता है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इतना जूम इन करेंगे और यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, आपको बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोग इसको बोल देंगे, देखिए यहां से स्टॉक ऊपर गया है, यहां पर फिर स्टॉक ऊपर गया है, तो ये क्या, ये सपोर्ट है? इस तरह के सपोर्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। जब आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, उसके बाद जाकर के आपको की रेजिस्टेंस एरियाज और की सपोर्ट एरियाज मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इस जगह को देखेंगे, इसको मैं मार्क भी कर देता हूं, अगर आप इस जगह को देखेंगे, आप देखिए स्टॉक यहां पर कितने बार फंसा रहा, इस एरिया में स्टॉक फंसा रहा, यहां पर रेंज बाउंड हो गया था स्टॉक, और उसके बाद जब आप देखेंगे कि स्टॉक नीचे आया, यहां पर पिछला जो लो था वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है। बाउंस बैक लेने के बाद जब यहां से स्टॉक नीचे आया है, तो ये जो रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट का काम कर रही है, और यहां से स्टॉक जो है वापस ऊपर की तरफ गया है। तो आपको की एरियाज फाइंड आउट करने होते हैं, कौन से सपोर्ट वाले एरियाज होते हैं, कौन से रेजिस्टेंस वाले एरियाज होते हैं। और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आपको ढूंढने होते हैं, तब चार्ट को जनरली थोड़ा सा जूम आउट कीजिए और एक बड़ी पिक्चर, एक बिग पिक्चर, बर्ड्स आई व्यू लेने की आपको कोशिश करनी होती है उस समय पर। तो चलिए, हमने 5 पॉइंट्स तो देख लिए, लेकिन आप में से जो लोग इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं, उनके लिए आने वाला है एक स्पेशल 6th पॉइंट, और 6th पॉइंट है रिट्रेसमेंट्स। अगर आप किसी भी स्टॉक को, अप ट्रेंड वाले स्टॉक को अगर आप ऊपर जाते हुए देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सीधी लाइन में स्टॉक ऊपर नहीं गया है, स्टॉक जो है वो गिरता गिरता ऊपर की तरफ गया है। इसी तरह अगर आप किसी डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को देख लेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे स्टॉक जो है वो डायरेक्टली नीचे नहीं आया है, स्टॉक नीचे गिरा है, फिर ऊपर चढ़ा है, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा है, फिर ऊपर चढ़ा है, फिर नीचे गिरा है, फिर ऊपर चढ़ा है। तो इस तरह से स्टॉक की मूवमेंट होती है, और यहीं पर आप यूज कर सकते हैं रिट्रेसमेंट्स। रिट्रेसमेंट्स का मतलब यह होता है कि जब भी स्टॉक गिरेगा, स्टॉक का एक इंपल्सिव मूव आएगा, यानी इंपल्सिव मूव होता है बड़ा वाला मूव। बड़ा वाला मूव आने के बाद स्टॉक जो है वो वापस उल्टी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, स्टॉक नीचे की तरफ गया है, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा पाया और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट रिट्रेसमेंट देखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने नीचे की तरफ आया, स्टॉक नीचे की तरफ आया, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक जो है वो और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो छोटा वाला मूव होता है, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जो बड़ा वाला मूव होता है, इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव। तो अगर आप किसी भी मूव को देख रहे हैं और वो वाला मूव बिल्कुल सीधा सीधा आया है, जैसे कि आप इस जगह पर देख सकते हैं, मान लीजिए ये मूव बिल्कुल सीधा सीधा आया है, आपने इस जगह पर स्टॉक को देखना शुरू किया था और आप देख रहे हैं कि स्टॉक तो सीधा 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 ऊपर यहां तक पहुंच गया है, तो उस समय पर आपका स्टॉक को बाई करने का मन नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में अचानक से रेड अलर्ट आना चाहिए कि अब जो है स्टॉक क्या अपनी रिट्रेसमेंट कर सकता है। क्योंकि जब भी कभी बड़ा मूव आता है, एक साइड में बहुत बड़ा जब मूव आता है, उसके बाद स्टॉक अपना रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करता है, और उन रिट्रेसमेंट को जनरली हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की मदद से बनाते हैं। तो मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी स्टॉक एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे करता हुआ ही ऊपर जाएगा। अगर आपको स्टॉक में कोई ऐसा मूव दिख रहा है जो बिल्कुल सीधा सीधा मूव है, यानी कि स्टॉक 100 रुपए का था, सीधा 150 में पहुंच गया है बिना गिरे, याद रखना उसकी रिट्रेसमेंट काफी बड़ी हो सकती है। तो ये थे 6 स्टेप्स जिनको आप यूज कर सकते हैं किसी भी चार्ट को रीड करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि चार्ट रीडिंग में आपको कई सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इस वाली वीडियो में जो भी पॉइंट डिस्कस हुआ है, उसमें अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उससे मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन सी वाली वीडियो डिटेल में बनानी है। तो मान लीजिए आपको अप ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ है, आप नीचे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है रिट्रेसमेंट क्लियर नहीं हुआ है, आप नीचे रिट्रेसमेंट कमेंट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि हाइज और लोज क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप वो नीचे कमेंट कर दीजिए। उसकी मैं डिटेल्ड वीडियो आगे बना दूंगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।